नमस्कार दोस्तों, ओनली एसकेएमयू यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज के इस वीडियो में बात करने वाले एसकेएमयू यूजी सेमेस्टर 4 जो कि सेशन है आप लोग का 2023 से 27। और आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले AC4 जो कि आपका पेपर है इंग्लिश। तो इसके हम लोग यूनिट 1 के जो है टॉप 100 MCQ करने वाले हैं। हालांकि इस वीडियो में हम लोग टोटल जो है 50 क्वेश्चन नहीं करने वाले, क्योंकि अगर मैं 100 क्वेश्चन को करूँगा तो वीडियो जो है काफ़ी लंबा हो जाएगा, तो जिससे कि ये वीडियो आपको लोग इतना देर तक नहीं देख पाएंगे। इसलिए मैं इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दूंगा। ये पहला पार्ट रहेगा, इसके बाद नेक्स्ट पार्ट में भी यूनिट 1 का ही रहेगा। तो इस वीडियो में हम लोग जो है 1 से लेकर 50 तक क्वेश्चन को कवर करेंगे। बाकी जो क्वेश्चन बचेगा उसको नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। हालांकि ये सब्जेक्ट जो आपका इंग्लिश है, AC पेपर है, तो इसको मैं जो है उतने अच्छे ढंग से नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि इंग्लिश जो है थोड़ा सा मेरा वीक है। तो इसलिए मैं पहले ही बता देना चाहता हूँ कि आप लोग इसको अच्छे ढंग से पढ़ लीजिएगा, अच्छे ढंग से इसको तैयार कर लीजिएगा। तो मुझसे जितना हो पाएगा तो मैं आपको कराने की कोशिश करूँगा, बाकी आप लोगों के ऊपर है। तो पहला जो क्वेश्चन है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्यूचर ऑफ ऑटोबायोग्राफिकल राइटिंग। ठीक है, तो ऑटोबायोग्राफिकल राइटिंग का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्यूचर क्या है, यहाँ पर हिंदी में भी मैंने लिख लिया ताकि आपको क्वेश्चन को अच्छे से समझ आ पाए कि क्वेश्चन आखिर कहना क्या चाह रहा है। आत्मकथात्मक लेखन की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता निम्नलिखित में से कौन सी है। तो इसका कौन सा जो विशेषता है ऑटोबायोग्राफिकल राइटिंग का। और ये आपका पहला यूनिट आपके सिलेबस में 2 यूनिट है, तो ये पहला यूनिट का है। और ये पहला क्वेश्चन, इसके ऑप्शन के देखें तो थर्ड पर्सन नरेशन ऑप्शन ए है। ऑप्शन बी आपका पर्सनल एक्सपीरियंस एंड सेल्फ एक्सप्रेशन, यूज ऑफ स्टैटिस्टिकल डाटा, फॉर्मल लीगल लैंग्वेज। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, पर्सनल एक्सपीरियंस एंड सेल्फ एक्सप्रेशन। तो इनमें से पूछा गया था कि कौन सा जो है ऑटोबायोग्राफिकल राइटिंग का मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्यूचर है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पर्सनल एक्सपीरियंसेस एंड सेल्फ एक्सप्रेशन जो है ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर है ऑटोबायोग्राफिकल राइटिंग का। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, इन एन इमेजनरी ऑटोबायोग्राफी ऑफ एन एनिमल द राइटर मेनली यूजेज। तो किसी पशु की काल्पनिक आत्मकथा में लेखक मुख्यतः किसका उपयोग करता है। अगर कोई भी राइटर है, अगर वो इमेजनरी ऑटोबायोग्राफी कर रहा है एक एनिमल का, एक जानवर का, तो उसमें क्या जो है सबसे मुख्यतः उपयोग होता है। साइंटिफिक फार्मूलाज, हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स, इमेजिनेशन एंड पर्सनिफिकेशन, टेक्निकल इंस्ट्रक्शन। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि इमेजिनेशन एंड पर्सनिफिकेशन, क्योंकि आपका जो एनिमल का जो ऑटोबायोग्राफी बन रहा है वो आपका इमेजनी बन रहा है, तो इसलिए आपका जो इमेजिनेशन होना चाहिए, बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, और पर्सनिफिकेशन। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, विच नैरेटिव स्टाइल इज जनरली यूज्ड इन ऑटोबायोग्राफिकल राइटिंग। तो ऑटोबायोग्राफिकल राइटिंग में कौन सा नैरेटिव स्टाइल जनरली यूज किया जाता है, सामान्यतः यूज किया जाता है। तो यहाँ पर हिंदी में भी देखें तो आत्मकथात्मक लेखन में सामान्यतः किस कथन शैली का उपयोग किया जाता है। फर्स्ट पर्सन नरेशन, सेकंड पर्सन नरेशन, ऑब्जेक्टिव नरेशन, या फिर ड्रामेटिक नरेशन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि फर्स्ट पर्सन नरेशन। तो नैरेटिव स्टाइल जो रहता है ऑटोबायोग्राफिकल राइटिंग में जनरली जो है फर्स्ट पर्सन नरेशन यूज किया जाता है, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, विच ऑफ द फ्लोइंग बेस्ट रिफ्लेक्ट्स क्रिएटिविटी इन एन ऑब्जेक्ट ऑटोबायोग्राफी। निम्नलिखित में से कौन सा किसी वस्तु की आत्मकथा में रचनात्मकता को सबसे बेहतर दर्शाता है। लिस्टिंग मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट्स, गिविंग ओनली फैक्चुअल मेजरमेंट्स, डिस्क्राइब इमोशंस एंड एक्सपीरियंसेस ऑफ द ऑब्जेक्ट यूजिंग लीगल टर्मिनोलॉजी। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डिस्क्राइब इमोशंस एंड एक्सपीरियंसेस ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो आपका क्वेश्चन था, इनमें से पूछा गया था कि कौन सा जो है बेस्ट रिफ्लेक्ट करता है क्रिएटिविटी किसी भी ऑब्जेक्ट के बारे में अगर आप ऑटोबायोग्राफी कर रहे हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डिस्क्राइब द इमोशन एंड एक्सपीरियंसेस ऑफ द ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, इन डायलॉग राइटिंग लॉजिकल फ्लो मेनली हेल्प्स इन। संवाद लेखन में तार्किक प्रभाव मुख्यतः किस में सहायता करता है। जब आप डायलॉग राइटिंग लिखते हैं तो उसमें लॉजिकल फ्लो मेनली किस में मदद करता है। इंक्रीजिंग सेंटेंस लेंथ, सेंटेंस के लेंथ को इंक्रीज करता है। मेंटेनिंग मीनिंगफुल कन्वर्सेशन को मेंटेन करके रखता है। अवॉइडिंग पंक्चुएशन मार्क्स, या फिर रिड्यूसिंग कैरेक्टर इंटरेक्शन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मेंटेनिंग मीनिंगफुल कन्वर्सेशन। तो मीनिंगफुल कन्वर्सेशन को जो वार्तालाप है तो उसको जो है मेंटेन करके रखता है डायलॉग राइटिंग में। तो लॉजिकल फ्लो यही हेल्प करता है कि मेंटेन करके रखता है मीनिंगफुल कन्वर्सेशन को। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज इसेंशियल इन ए गुड डायलॉग। एक अच्छे संवाद में निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है। इररिलेवेंट डिटेल्स, रेपिटेशन ऑफ आइडियाज, एप्रोप्रिएट टोन एंड नेचुरल रिस्पॉन्सेज, एक्सेसिव टेक्निकल वोकेबलरी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एप्रोप्रिएट टोन एंड नेचुरल रिस्पॉन्सेज। ये आपका जो है इसेंशियल है, यानी कि गुड डायलॉग में। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, द प्राइमरी पर्पज ऑफ
रिपोर्ट राइटिंग इज टू, रिपोर्ट लेखन का मुख्य उद्देश्य क्या है, इसका प्राइमरी पर्पज क्या है, एंटरटेन द रीडर थ्रू फैंटेसी, रीडर को जो है फैंटेसी के थ्रू इंटरटेन करना, प्रेजेंट फैक्चुअल एंड ऑर्गेनाइज्ड इन्फॉर्मेशन, फैक्चुअल और ऑर्गेनाइज इन्फॉर्मेशन को ऑर्गेनाइज करना, एक्सप्रेस पोइटिक इमोशंस, एडवर्टाइज प्रोडक्ट। तो इसका जो प्राइमरी पर्पज होता है रिपोर्ट राइटिंग वो प्रेजेंट फैक्चुअल एंड ऑर्गेनाइज्ड इन्फॉर्मेशन, ये इसका प्राइमरी पर्पज होता है रिपोर्ट राइटिंग का। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है विच पार्ट ऑफ एन इवेंट रिपोर्ट जनरली अपीयर्स फर्स्ट, किसी कार्यक्रम रिपोर्ट का कौन सा भाग सामान्यतः सबसे पहले आता है, कंक्लूजन, बॉडी डिटेल्स, हेडलाइन और टाइटल सजेशंस। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि हेडलाइन और टाइटल। तो हेडलाइन और टाइटल जो है किसी भी अगर आप इवेंट का रिपोर्ट लिख रहे हैं तो सबसे टॉप में आएगा, सबसे पहले आएगा हेडलाइन और जो आपका क्या है टाइटल है। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आप रिपोर्ट राइटिंग लिखेंगे कोई भी इवेंट का तो टाइटल और जो है हेडिंग है, हेडलाइन या फिर हेडिंग बोले तो वो आपका फर्स्ट में आएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है इन इंसिडेंट रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिविटी मीन्स, घटना रिपोर्टिंग में वस्तुनिष्ठता का क्या अर्थ है या अर्थ क्या है, इंक्लूडिंग पर्सनल इमोशंस ओनली, प्रेजेंटिंग फैक्ट्स विदाउट बायस, इग्नोरिंग इंपॉर्टेंट डिटेल्स, राइटिंग इमेजिनरी सिचुएशंस। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रेजेंटिंग फैक्ट्स विदाउट बायस। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है विच ऑफ द फ्लोइंग इज मस्ट इंपॉर्टेंट इन प्रोसेस राइटिंग, प्रक्रिया लेखन में निम्नलिखित में से क्या सबसे महत्वपूर्ण है, कौन सा जो मस्ट इंपॉर्टेंट है प्रोसेस राइटिंग में, रैंडम अरेंजमेंट ऑफ स्टेप्स, स्टेप का जो रैंडम अरेंजमेंट करना, इमोशनल स्टोरी टेलिंग, क्रोनोलॉजिकल एंड सिक्वेंशियल एक्सप्लेनेशन, यूज ऑफ पोएटिक लैंग्वेज। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि क्रोनोलॉजिकल एंड सिक्वेंशियल एक्सप्लेनेशन जो सबसे मस्ट इंपॉर्टेंट है प्रोसेस राइटिंग में। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है विच ऑफ द फ्लोइंग हेल्प्स मेंटेन सीक्वेंस इन ऑटोबायोग्राफिकल राइटिंग, तो कौन सा जो है ऑटोबायोग्राफिकल राइटिंग में जो सीक्वेंस को मेंटेन रखने में मदद करता है, रैंडम आइडियाज, क्रोनोलॉजिकल अरेंजमेंट ऑफ इवेंट्स, टेक्निकल वोकेबलरी ओनली, रिपीटेशन ऑफ सेंटेंस। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्रोनोलॉजिकल अरेंजमेंट ऑफ इवेंट्स। तो ये जो है सीक्वेंस को मेंटेन करके रखता है ऑटोबायोग्राफिकल राइटिंग में। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है इन ऑब्जेक्ट ऑटोबायोग्राफी पर्सनिफिकेशन मीन्स, तो ऑब्जेक्ट ऑटोबायोग्राफी में जो है पर्सनिफिकेशन का क्या मतलब है, क्या अर्थ है, गिविंग ह्यूमन क्वालिटीज टू नॉन लिविंग थिंग्स, राइटिंग ओनली फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन, यूजिंग मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, इग्नोरिंग इमोशंस कम्प्लीटली। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि गिविंग ह्यूमन क्वालिटीज टू नॉन लिविंग थिंग्स, यानी कि जो भी निर्जीव चीज़ें उसमें आप ह्यूमन की मानवता के क्वालिटीज़ को, गुणों को उसमें जो आप देते हैं यानी कि उसके गुणों को देते हैं तो उसमें शामिल करते हैं। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यही मतलब होता है पर्सनिफिकेशन का ऑब्जेक्ट ऑटोबायोग्राफी राइटिंग में। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है विच एलिमेंट मैक्स डायलॉग राइटिंग रियलिस्टिक, तो कौन सा एलिमेंट जो है डायलॉग को जो रियलिस्टिक लिखाता है यानी कि संवाद लेखन को यथार्थवादी बनाने वाला तत्व कौन सा है, कौन सा वैसा एलिमेंट है जो डायलॉग राइटिंग को जो रियलिस्टिक बना दे, अननेचुरल रिस्पॉन्सेज, लॉन्ग डिस्क्रिप्शन, नेचुरल कन्वर्सन स्टाइल, यूज ऑफ डिफिकल्ट वर्ड्स ओनली। तो ये इसमें सबसे जो रियलिस्टिक राइटिंग बनाएगा डायलॉग राइटिंग को तो वो है आपका ऑप्शन नंबर सी यानी कि नेचुरल कन्वर्सेशन स्टाइल। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है विच ऑफ द फ्लोइंग इज जनरली अवॉइडेड इन रिपोर्ट राइटिंग, तो रिपोर्ट राइटिंग में जो किससे जनरली हम लोग छोड़ देते हैं, इसे अवॉइड करते हैं, ऑब्जेक्टिव फैक्ट्स को, प्रॉपर सीक्वेंस, पर्सनल बायस एंड इमोशंस, क्लियर प्रेजेंटेशन। तो पर्सनल बायस और इमोशन को जो हम लोग छोड़ देते हैं रिपोर्ट राइटिंग में, या फिर इसको दूसरे शब्दों में बोला जाए तो पर्सनल कमेंट को हम लोग इसमें शामिल नहीं करते और अवॉइड कर देते हैं, छोड़ देते। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है द इंट्रोडक्शन ऑफ एन इवेंट रिपोर्ट मेनली कंटेंट्स, तो कार्यक्रम रिपोर्ट की भूमिका में मुख्यतः क्या होता है, अनरिलेटेड ओपिनियंस, बेसिक डिटेल्स ऑफ द इवेंट, कैरेक्टर स्केचेस, टेक्निकल डायग्राम्स। तो आप जब भी आप जो इंट्रोडक्शन यहाँ पर पूछ रहा है एक इवेंट रिपोर्ट का, यानी कि अगर आप इवेंट रिपोर्ट जो है उसके इंट्रोडक्शन में मेनली क्या रहता है तो उसमें जो बेसिक डिटेल रहता है इवेंट का, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है, क्योंकि यहाँ पर इंट्रोडक्शन की ही बात कर रहा है रिपोर्ट का तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा आपका बेसिक डिटेल्स ही देखने को मिलेगा जो भी इवेंट हो रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बेसिक डिटेल्स ऑफ द इवेंट। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है विच क्वालिटी इज मस्ट इसेंशियल इन इंसिडेंट रिपोर्टिंग, तो कौन सा क्वालिटी जो है बहुत ही अधिक इसेंशियल है इंसिडेंट रिपोर्टिंग में, तो यहाँ पर लिखा गया है हिंदी में भी घटना रिपोर्टिंग में कौन सा गुण सबसे अधिक आवश्यक है, इमेजिनेशन,
एक्यूरेसी, ह्यूमर या फिर फैंटेसी। तो एक्यूरेसी आपका जो सबसे करेक्ट आंसर हो जाएगा एक्यूरेसी। एक्यूरेसी जैसे कि अगर आप कोई भी मान के चलिए, कोई भी जैसे कि आप कहीं पर जो कुछ भी बोलते हैं, अगर सच बात बोलते हैं, मान के चलिए कि 10 बात बोलते हैं, अगर आप उसमें 9 बात बोलते हैं सही और 1 बात बोलते हैं गलत, तो आपका समझ लीजिए कि एक्यूरेसी क्या है, आपका 90% एक्यूरेसी आपका सही है। इसी तरह एक्यूरेसी मतलब कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है सबसे अधिक एक्यूरेसी डालेंगे किसी भी इंसिडेंट रिपोर्ट में, तभी वो आपको रिपोर्ट देखने में अच्छा लगेगा, इंसिडेंट रिपोर्ट कहलाएगा। ठीक है, ये सबसे बेस्ट इसका जो है एसेंशियल क्वालिटी यानी कि गुण है एक्यूरेसी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है विच लिंकिंग वर्ड इज कॉमनली यूज्ड इन प्रोसेस राइटिंग। तो प्रक्रिया लेखन में सामान्यतः कौन सा संयोजक शब्द उपयोग किया जाता है। तो कौन सा जो लिंकिंग वर्ड कॉमनली यूज किया जाता है, सामान्यतः यूज किया जाता है प्रोसेस राइटिंग में। हाउ एवर, सडनली, फर्स्ट या फिर परहैप्स। तो फर्स्ट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो ये जो आपका लिंकिंग वर्ड है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है द सेंट्रल आइडिया ऑफ ए पोएम रेफर्स टू। कविता के केंद्र विचार से क्या अभिप्राय है। तो किसी भी पोएम का सेंट्रल आइडिया क्या बताता है। द राइम स्कीम ओनली, द हिडन प्रिंटिंग स्टाइल, द मेन मैसेज और थीम, द पोएट्स हैंड राइटिंग। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, द मेन मैसेज और थीम। तो कोई भी पोएम है तो उसका जो सेंट्रल आइडिया रहता है, तो इसको बोला जाए तो थीम भी बोल सकते हैं आप। तो वो क्या रेफर करता है, तो वो जो है मेन मैसेज, जो कि उस पोएम का मेन मैसेज है, वो चीज़ें बताता है सेंट्रल आइडिया। या फिर यहाँ पर थीम भी दिया गया है, तो थीम आपका कह सकते हैं। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है विच पोएटिक डिवाइस इन्वॉल्व्स कंपैरिजन यूजिंग लाइक और एस। तो कौन सा काव्य उपकरण लाइक या एस का प्रयोग करके तुलना करता है। लाइक और एस किसके कंपैरिजन को पोएटिक डिवाइस इन्वॉल्व रहता है। मेटाफोर, स्माइली, आयरनी या फिर एलिटरेशन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्माइली। स्माइली आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। लाइक और एस यूज करके आप कंपैरिजन करते हैं, तो ये कौन सा पोएटिक डिवाइस होगा, तो ये स्माइली पोएटिक डिवाइस होगा। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, स्माइली। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है ए बैलेंस्ड बुक रिव्यू शुड इंक्लूड। एक संतुलित पुस्तक समीक्षा में क्या शामिल होना चाहिए। तो कोई भी एक बैलेंस बुक रिव्यू क्या होना चाहिए। ओनली प्रेज फॉर द बुक, ओनली क्रिटिसिज्म ऑफ द बुक, ऑब्जेक्टिव्स एनालिसिस विद पर्सनल रिस्पॉन्स, डिटेल बायोग्राफी ऑफ द ऑथर ओनली। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑब्जेक्टिव एनालिसिस विद पर्सनल रिस्पॉन्स। यानी कि किसी भी बुक का अगर आप बैलेंस रिव्यू करेंगे तो आप ऑब्जेक्टिव यानी कि उसके उद्देश्य को, उस बुक का उद्देश्य को आप एनालिसिस करेंगे और अपना कुछ पर्सनल रिस्पॉन्स भी उसमें ऐड करेंगे। तो ये आपका सही होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है विच ऑफ द फ्लोइंग इज एन इम्पॉर्टेंट फ्यूचर ऑफ क्रिएटिव प्रेजेंटेशन इन ऑटोबायोग्राफी राइटिंग। तो आत्मकथा लेखन में रचनात्मक प्रस्तुति की एक महत्वपूर्ण विशेषता कौन सी है। तो कौन सा इंपॉर्टेंट फ्यूचर है क्रिएटिव प्रेजेंटेशन, मतलब कि यहाँ पर क्वेश्चन है विच ऑफ द फ्लोइंग इज एन इम्पॉर्टेंट फ्यूचर ऑफ क्रिएटिव प्रेजेंटेशन इन ऑटोबायोग्राफी राइटिंग। मैकेनिकल लैंग्वेज, विविड एंड एक्सप्रेसिव स्टाइल, यूज ऑफ फॉर्मूलाज ओनली, अनऑर्डर्ड नरेशन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विविड एंड एक्सप्रेसिव स्टाइल। तो ये आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है इन एन ऑब्जेक्ट ऑटोबायोग्राफी द लाइफ जर्नी ऑफ द ऑब्जेक्ट मेनली इंक्लूड्स रैंडम साइंटिफिक थ्योरीज, हिस्टोरिकल वार्स ओनली, एक्सपीरियंसेस एंड यूजफुलनेस ऑफ द ऑब्जेक्ट, लीगल इंस्ट्रक्शन ओनली। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एक्सपीरियंसेस एंड यूजफुलनेस ऑफ द ऑब्जेक्ट। ये आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है विच पंक्चुएशन मार्क्स इज मस्ट कॉमनली यूज्ड इन डायलॉग राइटिंग। तो डायलॉग राइटिंग में जो कौन सा पंक्चुएशन मार्क जो है ज़्यादातर यूज होता है या फिर सामान्यतः यूज होता है या फिर जो है अधिक यूज होता है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका कोटेशन मार्क्स, यानी कि ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कोटेशन मार्क। जैसे कि डायलॉग राइटिंग, तो डायलॉग जो होता है 2 लोगों के बीच हो सकता है, 3 लोगों के बीच भी बातचीत हो सकता है, तो उसमें आप ये वाले सिंबल का जो है इस्तेमाल करते हैं, जिसमें कि कोई आदमी कुछ भी कहता है तो आप इसके अंदर लिखते हैं ये वाला कोटेशन मार्क्स इसी को कहा जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, और इसी मार्क्स का जो है पंक्चुएशन मार्क्स का ज़्यादातर यूज होता है डायलॉग राइटिंग में। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है विच फैक्टर इज मस्ट इंपॉर्टेंट वाइल राइटिंग ए कन्वर्सेशन बिटवीन 2 कैरेक्टर्स। तो कौन सा जो 2 पात्रों के बीच संवाद लिखते समय कौन सा तत्व सबसे अधिक महत्वपूर्ण है, और यहाँ पर कौन सा कारण है जो कि दो कैरेक्टर्स के बीच, यानी कि अब यहाँ फिर से क्वेश्चन में पढ़ देता हूँ विच फैक्टर इज मस्ट इंपॉर्टेंट वाइल राइटिंग ए कन्वर्सेशन बिटवीन 2 कैरेक्टर्स। तो जब भी अगर आप 2 कैरेक्टर्स के बीच कन्वर्सेशन राइट कर रहे थे तो कौन सा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। नेचुरल एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़, रिपीटेशन ऑफ फैक्ट्स, लॉन्ग पैराग्राफ्स या फिर यूज ऑफ टेक्निकल डाटा। तो जब भी आप जो है कन्वर्सेशन लिखेंगे 2 कैरेक्टर्स के बीच, तो इसमें नेचुरल एक्सचेंज होना चाहिए आइडिया का, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नेसेसरी फॉर कलेक्टिंग फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन इन रिपोर्ट राइटिंग। तो रिपोर्ट राइटिंग यानी कि रिपोर्ट लेखन में तथ्यात्मक जानकारी एकत्र करने के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है? पर्सनल इमेजिनेशन, एक्यूरेट ऑब्जर्वेशन, इमोशनल स्टोरी टेलिंग, पोएटिक लैंग्वेज। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एक्यूरेट ऑब्जर्वेशन। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, वाई इज क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर इंपॉर्टेंट इन इवेंट रिपोर्ट्स। कार्यक्रम रिपोर्ट में कालानुक्रम क्रम क्यों महत्वपूर्ण होता है? इट क्रिएट्स कन्फ्यूजन, इट इम्प्रूव्स डेकोरेटिव स्टाइल, इट हेल्प्स रीडर्स अंडरस्टैंड द सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स, इट रिड्यूसेस फैक्चुअल कंटेंट। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इट हेल्प्स रीडर्स अंडरस्टैंड द सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स। तो ये आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, विच ऑफ द फ्लोइंग शुड बी अवॉइडेड इन इंसिडेंट रिपोर्टिंग। तो इंसिडेंट रिपोर्टिंग में किसे हम लोग छोड़ देते हैं, किससे बचना चाहिए, किसे अवॉइड कर देना चाहिए? एक्यूरेट डिटेल्स को, लॉजिकल सीक्वेंस को, या फिर एक्सैगरेटेड स्टेटमेंट्स को, या फिर क्लियर लैंग्वेज को। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि एक्सैगरेटेड स्टेटमेंट को अवॉइड करना चाहिए, इसे छोड़ देना चाहिए। बाकी अगर आप इंसिडेंट रिपोर्टिंग कर रहे हैं तो एक्यूरेट डिटेल्स आप डालेंगे ही, लॉजिकल सीक्वेंस भी डालेंगे और क्लियर लैंग्वेज भी डालेंगे। तो ऑप्शन है जो आपका सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसे हम लोग अवॉइड कर देंगे इंसिडेंट रिपोर्टिंग में। तो एक्सैगरेटेड स्टेटमेंट्स ये आपका नहीं होगा, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, इन प्रोसेस राइटिंग ट्रांसलेशनल एक्सप्रेशन आर मेनली यूज टू। प्रक्रिया लेखन में संक्रमणकारी अभिव्यक्तियों का मुख्य उपयोग किसके लिए किया जाता है या फिर किस लिए किया जाता है? सो सीक्वेंस एंड कनेक्शन, इंक्रीज एम्बिग्विटी, एड अनरिलेटेड आइडियाज, या फिर क्रिएट ह्यूमर ओनली। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सो सीक्वेंस एंड कनेक्शन। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सो सीक्वेंस एंड कनेक्शन। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, इमेजरी इन पोएट्री हेल्प्स द रीडर टू। कविता में बिंब पाठक किस प्रकार की सहायता करते हैं? मेमोराइज ग्रामर रूल्स, विजुअलाइज आइडियाज एंड इमोशंस, अवॉइड अंडरस्टैंडिंग द पोएम, फोकस ओनली ऑन राइम। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि विजुअलाइज आइडियाज एंड इमोशन। तो इमेजरी किसी भी पोइट्री में क्या हेल्प करता है रीडर को समझने, जैसे कि कोई भी कविता कोई पढ़ रहा है तो उसमें इमेजरी क्या मदद करता है? तो ये इमेजरी जो पार्ट होते हैं ये जो है विजुअलाइज करता है आइडिया और इमोशन को, तो इसलिए जो है इमेजरी का ज़्यादातर यूज किया जाता है कविता में। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, विजुअलाइज आइडियाज एंड इमोशंस। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, विच एस्पेक्ट इज मेनली एनालाइज्ड इन द फॉर्म ऑफ ए पोएम। कविता के रूप में मुख्यतः किस पक्ष का विश्लेषण किया जाता है? हिस्टोरिकल डेट्स ओनली, प्रिंटिंग क्वालिटी, स्ट्रक्चर एंड पोएटिक डिवाइसेस, ऑथर्स बायोग्राफी ओनली। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्ट्रक्चर एंड पोएटिक डिवाइस। तो ये आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, विच ऑफ द फ्लोइंग बेस्ट रिप्रेजेंट कोहेरेंट राइटिंग। तो कोहेरेंट राइटिंग का कौन सा जो है बेस्ट रिप्रेजेंट करता है? आइडियाज अरेंज्ड लॉजिकली, रैंडम सीक्वेंस ऑफ थॉट्स, एक्सेसिव रिपीटेशन, अनरिलेटेड पैराग्राफ्स। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि आइडियाज अरेंज्ड लॉजिकल। तो ये जो आपका बेस्ट रिप्रेजेंट कर रहा है कोहेरेंट राइटिंग को, आइडिया जो है लॉजिकली अरेंज रहना चाहिए, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, इन ऑटोबायोग्राफिकल राइटिंग इमोशंस आर जनरली एक्सप्रेस्ड थ्रू। आत्मकथात्मक लेखन में भावनाएं सामान्यतः किसके माध्यम से व्यक्त की जाती है? पर्सनल एक्सपीरियंसेस, साइंटिफिक रिपोर्ट्स, मैथमेटिकल फार्मूलाज, टेक्निकल डेफिनेशन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पर्सनल एक्सपीरियंसेस। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ लैंग्वेज इज रेफर्ड इन ऑब्जेक्ट ऑटोबायोग्राफी। तो ऑब्जेक्ट ऑटोबायोग्राफी में किस प्रकार के लैंग्वेज को रेफर किया जाता है? तो कॉम्प्लिकेटेड लीगल लैंग्वेज, सिंपली एंड इफेक्टिव लैंग्वेज, हाईली टेक्निकल लैंग्वेज एंड सिंबॉलिक कोड लैंग्वेज। तो जो है ऑब्जेक्ट ऑटोबायोग्राफी में जो है किस प्रकार के लैंग्वेज का यूज किया जाता है, तो रेफर किया जाता है तो सिंपल एंड इफेक्टिव लैंग्वेज, सरल और प्रभावी भाषाओं का यूज किया जाता है। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सिंपल एंड इफेक्टिव लैंग्वेज। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, विच फ्यूचर इज एसेंशियल फॉर मेंटेनिंग इंटरेस्ट इन डायलॉग राइटिंग। तो डायलॉग राइटिंग में इंटरेस्ट को मेंटेन करने के लिए कौन सा एसेंशियल फीचर है, कौन सा जरूरी फीचर है यानी कि जरूरी विशेषता है? नेचुरल एक्सप्रेशन एंड रिस्पॉन्सेस, लेंथी एक्सप्लेनेशन ओनली, रिपीटेड क्वेश्चंस, इररिलेवेंट इन्फॉर्मेशन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नेचुरल एक्सप्रेशंस एंड रिस्पॉन्सेस। ये आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, फॉर्मल लैंग्वेज इन रिपोर्ट राइटिंग मेनली हेल्प्स टू। तो रिपोर्ट राइटिंग में फॉर्मल लैंग्वेज किसमें मदद करता है, किसमें सहायता करता है? इंक्रीज इमोशनल टोन, मेंटेन प्रोफेशनलिज्म एंड क्लैरिटी,
एड ह्यूमर टू द रिपोर्ट, क्रिएट फिक्शनल सिचुएशन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मेंटेन प्रोफेशनलिज्म एंड क्लैरिटी। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, विच सेक्शन ऑफ ए रिपोर्ट समराइज द ओवरऑल आउटकम। तो रिपोर्ट का जो कौन सा सेक्शन है जो ओवरऑल जितने भी आपने पॉइंट लिखे रिपोर्ट में, जो भी चीज़ें के टॉपिक लिखे, तो उसे समराइज करता है, हेडलाइन, इंट्रोडक्शन, कंक्लूजन या फिर डेटलाइन। तो इसका करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी यानी कि कंक्लूजन। तो ये कंक्लूजन जो है आपका समराइज करता है ओवरऑल आउटकम, यानी कि कोई भी आपने अगर एक रिपोर्ट लिखा तो कंक्लूजन को लिखा जाता है लास्ट में, ताकि आपने उस रिपोर्ट में क्या चीज़ें आप उसके शॉर्ट में लिख के समझा सके। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कंक्लूजन। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, इन इंसिडेंट रिपोर्टिंग काउजेज एंड इफेक्ट्स आर इंक्लूडेड टू। घटना रिपोर्टिंग में कारण और प्रभाव शामिल करने का उद्देश्य क्या है। तो क्यों शामिल करते हैं इंसिडेंट रिपोर्टिंग में काउजेज और इफेक्ट को। इंक्रीज कन्फ्यूजन, कन्फ्यूजन बढ़ाने के लिए। एक्सप्लेन द इंसिडेंट क्लियरली, कोई भी इंसिडेंट हुआ है, जो भी घटना घटा है उसे एक्सप्लेन करने के लिए अच्छे तरीके से। या फिर एड अननेसेसरी डिटेल्स, अनावश्यक डिटेल को आप जोड़ देते हैं। अवॉइड फैक्चुअल रिपोर्टिंग, फैक्चुअल रिपोर्ट को आप छोड़ देते हैं फैक्चुअल रिपोर्टिंग को। जिसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, एक्सप्लेन द इंसिडेंट क्लियरली, यानी कि उस घटना को अच्छे से आप विस्तार में समझा पाते हैं। तो इसलिए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ ट्रांसिशनल एक्सप्लेनेशन। तो कौन सा जो है ट्रांसिशनल एक्सप्रेशन का जो है एग्जाम्पल है, उदाहरण है। देयरफॉर, नोटबुक, क्विकली या फिर साइलेंस। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि देयरफॉर। तो ये आपका जो है बेस्ट ट्रांसिशनल एक्सप्रेशन है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, सिम्बोलिज्म इन पोएट्री रेफर्स टू। कविता में प्रतीकवाद से क्या अभिप्राय है। डायरेक्ट फैक्चुअल रिपोर्टिंग, यूज ऑफ सिंबल्स टू रिप्रेजेंट डीपर मीनिंग्स, यूज ऑफ ओनली राइम वर्ड्स, रिपीटेशन ऑफ ग्रामर रूल्स। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि यूज ऑफ सिंबल्स टू रिप्रेजेंट डीपर मीनिंग्स। तो सिंबलिज्म इन पोएट्री रेफर्स टू, कोई भी कविता में सिंबलिज्म किसे रेफर करता है, इससे क्या समझते हैं, तो ये यूज ऑफ सिंबल्स टू रिप्रेजेंट डीपर मीनिंग। ये आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, विच एलिमेंट इज मेनली एवेल्युएटेड इन ए मूवी रिव्यू। तो मूवी रिव्यू में कौन सा एलिमेंट को मेनली जोड़ा जाता है, एवेल्युएट किया जाता है। एक्टिंग एंड डायरेक्शन, वेदर कंडीशन, प्रिंटिंग क्वालिटी, क्लासरूम डिसिप्लिन। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी कि एक्टिंग एंड डायरेक्शन, ये मेन एलिमेंट है किसी भी मूवी रिव्यू के लिए, एवेल्युएटेड एलिमेंट है। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, विच ऑफ द फ्लोइंग इम्प्रूव्स द आर्टिस्टिक क्वालिटी ऑफ ऑटोबायोग्राफिकल राइटिंग। निम्नलिखित में से कौन सा जो है आत्मकथात्मक लेखन की कलात्मक गुणवत्ता को बढ़ाता है। रिपीटेड फैक्चुअल लिस्ट्स, क्रिएटिव लैंग्वेज स्टाइल, टेक्निकल सिंबल्स ओनली, डिसऑर्डर नरेशन। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, क्रिएटिव लैंग्वेज स्टाइल। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, इन एन एनिमल ऑटोबायोग्राफी इमोशंस आर मेनली एक्सप्रेस्ड टू। पशु की आत्मकथा में भावनाओं का मुख्यतः किस उद्देश्य से व्यक्त किया जाता है। क्रिएट इमोशनल कनेक्शन विथ रीडर्स, प्रोवाइड लीगल एविडेंस, एक्सप्लेन साइंटिफिक लॉस, अवॉइड इमेजिनेशन। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, क्रिएट इमोशनल कनेक्शन विथ रीडर्स। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, विच फीचर इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर ऑर्गेनाइज्ड राइटिंग। तो कौन सा संगठित लेखन के लिए कौन सी विशेषता सबसे महत्वपूर्ण है, कौन सा बहुत इंपॉर्टेंट फ्यूचर है ऑर्गेनाइज्ड राइटिंग के लिए। लॉजिकल अरेंजमेंट ऑफ आइडियाज, रैंडम प्रेजेंटेशन, अनरिलेटेड एग्जाम्पल्स, एक्सेसिव रिपीटेशन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लॉजिकल अरेंजमेंट ऑफ आइडियाज। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, डायलॉग राइटिंग मेनली डेवलप्स विच स्किल। तो डायलॉग राइटिंग किस स्किल को डेवलप करता है। मैथमेटिकल कैलकुलेशन को, साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन, डायग्राम ड्राइंग, कन्वर्सेशनल कम्युनिकेशन। तो डायलॉग राइटिंग जो है डेवलप जो करता है वो कन्वर्सेशनल कम्युनिकेशन को डेवलप करता है, इसे जो है विकास करता है। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज इम्पॉर्टेंट वाइल राइटिंग रिस्पॉन्सेज इन ए डायलॉग। तो संवाद में उत्तर लिखते समय निम्नलिखित में से क्या महत्वपूर्ण है। तो जब आप मतलब कि यहाँ पर क्वेश्चन फिर से पढ़ देते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इम्पोर्टेंट वाइल राइटिंग रिस्पॉन्सेज इन डायलॉग। डायलॉग में अगर आप रिस्पॉन्स को राइट कर लेते तो उसमें क्या इंपॉर्टेंट है। रिलेवेंस टू द कन्वर्सेशन, अनरिलेटेड स्टेटमेंट्स, यूज ऑफ डिफिकल्ट फार्मूलाज, एक्सेसिव नरेशन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रिलेवेंस टू द कन्वर्सेशन। कन्वर्सेशन के रिलेवेंसी आपको लिखना है रिस्पॉन्सेस में। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, विच फीचर मेक्स ए रिपोर्ट रिलायबल। तो कौन सी विशेषता किसी रिपोर्ट को विश्वसनीय बनाती है। इमोशनल एग्जेगरेशन,
फैक्चुअल एक्यूरेसी, इमेजिनरी इंसिडेंट्स, डेकोरेटिव लैंग्वेज ओनली। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फैक्चुअल एक्यूरेसी। तो ये आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, इन रिपोर्ट राइटिंग द हेडलाइन शुड बी। तो रिपोर्ट राइटिंग में जो हेडलाइन होना चाहिए, जो आपका शीर्षक होना चाहिए, वो किस प्रकार होना चाहिए? क्लियर एंड इन्फॉर्मेटिव, कन्फ्यूजिंग एंड लेंथी, इमोशनल एंड पोएटिक, या फिर अनरिलेटेड टू द टॉपिक। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि क्लियर एंड इन्फॉर्मेटिव होना चाहिए। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नेसेसरी फॉर मेंटेनिंग क्लैरिटी इन प्रोसेस राइटिंग। प्रक्रिया लेखन में स्पष्टता बनाए रखने के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है? प्रॉपर सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स, रैंडम इंस्ट्रक्शंस, अननेसेसरी डिटेल्स, इनकम्प्लीट एक्सप्लेनेशन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रॉपर सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, द थीम ऑफ ए पोएम रेफर्स टू। तो किसी भी पोएम का थीम क्या रेफर करता है? द प्रिंटिंग स्टाइल, द पोएट सिग्नेचर, द सेंट्रल मैसेज और आइडिया, द पेज नंबर। तो किसी भी पोएम का थीम जो रेफर करता है वो सेंट्रल मैसेज देना चाहता है या फिर आइडिया देना चाहता है उस पोएम का। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, विच पोएटिक एलिमेंट्स क्रिएट्स म्यूजिकल क्वालिटी इन पोएट्री। तो कविता में संगीतात्मक गुण उत्पन्न करने वाला काव्य तत्व कौन सा है? कौन सा पोएटिक एलिमेंट है जो कि किसी भी पोएट्री में म्यूजिकल क्वालिटी को क्रिएट करता है या फिर बनाता है? मैथमेटिकल सिंबल्स, रिदम एंड साउंड पैटर्न्स, हिस्टोरिकल रेफरेंस ओनली, टेक्निकल डेफिनेशन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रिदम एंड साउंड पैटर्न। तो यहाँ तक हम लोगों ने 50 क्वेश्चन तक कवर कर लिया। बाकी जो आपका यूनिट 1 का जो 50 क्वेश्चन बच गया उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।